गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके थे, उसके बाद सेकंड चैप्टर जो था अपना उसको अपन स्टार्ट कर चुके थे। तो अपना जो सेकंड चैप्टर था उसका नाम था सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो ये वाला लेसन अपन स्टार्ट कर चुके थे और कुछ अपन पढ़ भी चुके थे। तो आगे चलते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आज आप बताना कि आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। तो वाणिज्य के क्षेत्र में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से उपयोगी हैं, इस बात के बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव किस प्रकार से उपयोगी है वाणिज्य के क्षेत्र में, इस बात को अपन यहाँ पर देखेंगे। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। तो बड़े स्तर पर इन सभी की पदार्थों के निर्माण में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल का, शराब, एसिटिक एसिड, इन सभी के को बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसका अंडरलाइन कर लीजिए इसको। अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड को बनाने में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस होता है, उस रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में क्या डाला जाता है? यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट जो जीवाणु होते हैं जो बहुत ही तेज वृद्धि करते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, यीस्ट जो होते हैं। ठीक है, तो यीस्ट जीवों का उपयोग इनके उत्पादन के लिए किया जाता है, द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन करने में किया जाता है। ठीक है, क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं आगे। क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ है? 500 ml का बीकर लीजिए, लेकर इसमें 3/4 भाग जल भरिए। तो 500 ml का अपन को बीकर लेना है और 3/4 इसमें अपन को क्या भरना है? जल भरना है। इसमें 2 या 3 चम्मच चीनी घोलिए। 2-3 चम्मच इसमें क्या डालना है अपन को? चीनी डालना है। ठीक है, 2-3 चम्मच इसमें क्या डालना है अपन को? चीनी डालना है। और इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए, और आधा चम्मच इसमें क्या यूज़ करेंगे अपन? ईस्ट पाउडर डालेंगे। तो ये अपनी रेसिपी है, इस प्रकार से अपन इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें अपन को 500 ml का बीकर लेना है, इसमें 2/3 भाग तक जल भरना है। कितना भाग? 2/3 भाग का अपन को जल का उपयोग इसमें करना है। इसके बाद इसमें 2-3 चम्मच चीनी डालनी है और इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालना है। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। तो 4-5 घंटों के लिए इसको अपन को रख देना है। जो थोड़ा गर्म जगह हो, जो जहाँ थोड़ी गर्मी हो, ठंड कम हो, वहाँ पर उसको भर करके रख देना है। अब विलियन को सूंघ कर देखिए, तो उसमें अजीब सी आपको स्मेल आएगी, जैसे तो सड़ रहा हो। यह गंध अल्कोहल की होती है। तो ये जो गंध होगी, ये गंध को किसकी होगी? अल्कोहल की होगी। तो अपन को क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसको कितना भरना है? 3/4 भरना है। और 3/4 भरने के बाद उसमें क्या डालना है? 2-3 चम्मच चीनी घोलनी है। इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालना है। ठीक है, 2-3 चम्मच की डालनी है, शर्करा मतलब चीनी डालनी है, आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालना है, और 4 से 5 घंटों के लिए उसको उष्ण स्थान पर छोड़ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन करेंगे तो क्या होगा, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगेगी 4-5 घंटों के बाद। और 4-5 घंटों के बाद अब जब उसको देखोगे और उसको स्मेल करोगे, तो उसमें जो गंध आती है वो गंध किस चीज़ की है? अल्कोहल की है। ठीक है, वो गंध काई की आ रही है? अल्कोहल की आ रही है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बनता है। तो जो अपन ने चीनी थी उसमें, उस चीनी में काई परिवर्तित होगी? अल्कोहल में परिवर्तित होगी, और इस वजह से वो गंध आ रही है। ठीक है, अल्कोहल की गंध है वो। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह क्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। तो किण्वन इस प्रक्रिया को कहते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको किण्वन या फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो इंग्लिश वर्ड है फर्मेंटेशन, और किण्वन जो है हिंदी वर्ड है, जो आपको सूटेबल लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो किण्वन की परिभाषा होगी, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन या, ठीक है, फर्मेंटेशन उसको कहा जाता है, या किण्वन उसको कहा जाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की 1857 में खोज की थी। तो किण्वन की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या है? लुई पास्चर। और इसकी खोज कब हुई थी? 1857 में की गई थी। सूक्ष्मजीवों के औषधि उपयोग के बारे में देखते हैं। औषधि उपयोग क्या क्या है? औषधि मतलब दवाइयाँ, और सूक्ष्मजीवों के लिए का उपयोग दवाई बनाने में किस तरह से किया जाता है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन
का इंजेक्शन देते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन अपन को देते हैं, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोलियां अथवा कैप्सूल देते हैं। तो अन्य प्रतिजैविक होते हैं या गोलियां या कैप्सूल प्रतिजैविक के लिए देते हैं अपन को, प्रतिजैविक की गोलियां और ये देते हैं अपन को। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव होते हैं। तो ये जो औषधियाँ हैं इनका स्रोत जो है ये पेनिसिलिन है या प्रतिजैविक के जो कैप्सूल और दवाइयाँ हैं, ये औषधियाँ किससे बनती है, सूक्ष्मजीवों की सहायता से बनती है। ये बीमारियाँ पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है। तो बीमारियाँ पैदा करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनको ये नष्ट कर देती है। तो ये प्रतिजैविक जीव जो होते हैं, ये प्रतिजैविक जब अपने शरीर में जाते हैं तो वो जीव जो बीमारियाँ पैदा करने वाले हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं जिनकी वजह से अपन बीमार होते हैं, उनको ये जा के नष्ट कर लेती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, या तो नष्ट कर देगी या उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधियों को प्रतिजैविक औषधियाँ एंटीबायोटिक कहते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स ले लो तो उससे आप ठीक हो जाओगे। तो एंटीबायोटिक इसी को कहते हैं, प्रतिजैविक हिंदी में कहते हैं। और ये क्या करती है, अपने शरीर में जाकर के वो सूक्ष्म जीव जो कि बीमारियाँ फैलाते हैं उनको या तो नष्ट कर देती है या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। तो जीवाणु और कवक की सहायता से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। तो ये जो प्रतिजैविक औषधियाँ हैं ये किसकी सहायता से बनाई जाती है, जीवाणु और कवक की सहायता से ये बनाई जाती है। किसकी सहायता से, जीवाणु और कवक की सहायता से अनेक प्रकार की प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में ली जाने वाली प्रतिजैविक हैं। तो ये 3 प्रतिजैविक के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, इन पर अंडरलाइन कर लेना। तो ये जो प्रतिजैविक हैं ये सामान्य रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। तो कोई उदाहरण दीजिए प्रतिजैविक का, तो वहाँ पर आप इसमें से कोई नाम लिख सकते हो। इन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। तो कवक और जीवाणु से इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये जीवाणु जो होते हैं अच्छे जीवाणु होते हैं। ये जो प्रतिजैविक होते हैं इनका उत्पादन भी इन्हीं जीवाणु से किया जाता है। इसमें ये जीवाणु होते हैं। अब ये जो जीवाणु होते हैं ये अच्छे हैं हमारे शरीर के लिए। ये अंदर के जो गंदे जीवाणु होते हैं, बुरे जीवाणु होते हैं, उनको जाकर के नष्ट करते हैं और प्रतिजैविक के अंदर ये पाए जाते हैं। उत्पादित किया जाता है किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। तो जब भी अपन को प्रतिजैविक का उत्पादन करना हो तो किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन यहाँ पर किया जाता है। प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इन प्रतिजैविक का जो उपयोग है अनेक रोगों की चिकित्सा के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं, यहाँ पर आइए अपन ने क्या समझा, प्रतिजैविक के बारे में बात करी तो सूक्ष्मजीवों के औषधि उपयोग के बारे में पढ़ रहे थे अपन, और प्रतिजैविक सबसे पहले अपना टॉपिक था। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं, ऐसे कवक और सूक्ष्मजीव होते हैं जिनकी सहायता से क्या करते हैं, टैबलेट्स या कैप्सूल बनाए जाते हैं। और ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये ऐसे होते हैं जो अपने शरीर में जा करके जो बुरे जीव होते हैं जो अपने को बीमार कर देते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को जाकर के नष्ट कर देते हैं। प्रतिजैविक का ये कार्य होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखो तो आप देख सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। तो ये सारे एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, रोगों से बचाने हेतु संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। तो संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे रोगों से बचाने के लिए व्यक्तियों को। तो ये प्रयोग उनका, फिर अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। तो वहाँ पर एक तश्तरी थी जहाँ पर ये प्रयोग कर रहे थे, संवर्धन कर रहे थे। वहाँ पर हरे रंग की जो बीजाणु देखे उन्होंने, जो फफूंद के थे, उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो ये जो फफूंद होते हैं क्या करते हैं, जीवाणु की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। तो बहुत सारे जीवाणु क्या थे, फफूंद के द्वारा मारे जाते हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई। तो सबसे पहले पेनिसिलिन इन्होंने ही बनाई थी। और काय से बनाई थी, फफूंद से बनाई थी। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि एक तश्तरी थी जिस पर प्रयोग कर रहे थे, संवर्धन के प्रयोग कर रहे थे। तो वहाँ पर इन्होंने हरे रंग की जो फफूंद है उसको जमे हुए देखा और उन्होंने पाया कि फफूंद के द्वारा कई प्रकार के जीवाणु मारे जा रहे हैं। तो उन्हें ये समझ में आया कि अगर अपने को जो रोग होते हैं उन रोग से संबंधित जो जीवाणु हैं उनको ख़त्म करना है तो अन्य जीवाणुओं की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, तो अन्य जीवाणुओं की सहायता से भी ये कार्य किया जा सकता है। तो उन्होंने एक ऐसी टैबलेट बनाई जिसमें वो जीवाणु थे और पेनिसिलिन नाम का जो टैबलेट है वो उन्होंने बना दिया। और इससे क्या हुआ, लोग ठीक होने लगे। तो फिर इसका
एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग होने लगा। तो पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। आगे चलते हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। तो कुक्कुट आहार पशु आहार जो पशु खाते हैं और कुक्कुट आहार जो कुक्कुट खाते हैं, उनमें मुर्गी मुर्गियाँ वगैरह इसमें आते हैं। तो ये जिसका उपयोग पशुओं के सूक्ष्म जीवों का संचरण होता है, तो जिसके उपयोग से पशुओं में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का संचरण होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों में रोग नियंत्रण के रूप में भी किया जाता है। तो पौधों के अंदर रोग नियंत्रक के रूप में, मतलब रोग को रोकने के लिए भी पौधों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवा लेनी चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवाई आपको नहीं लेनी चाहिए। को ओनली जब डॉक्टर बोले तभी इसको लेना चाहिए, तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। और यदि दवा ले रहे हो तो उसका कोर्स भी आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है। यदि आप प्रतिजैविक कुछ समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तब वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। तो अपन जब ऐसे टाइम पर उसको ले लेते हैं जब उसकी आवश्यकता अपने को नहीं होती है प्रतिजैविक की, और अपन ने उसको ले लिया, तो जब अपन को आवश्यकता होगी, जब हम रियल में बीमार हो जाएंगे और तब उसे लेंगे, तब वो उतनी प्रभावी नहीं होगी, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी और आप ठीक नहीं होगे। ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर जब कहे तभी लेना चाहिए, उससे पहले नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। तो आपको पता है जो पेनिसिलिन होती है या कोई भी जो प्रतिजैविक होता है, वो प्रतिजैविक कैसे कार्य करता है, अपने शरीर में जाता है, रोग कारक जीवों को मारता है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही ले लिया, अनावश्यक रूप से ही ले लिया, जब आपको ज़रूरत नहीं तभी ले लिया, तो जो अपने अंदर के अच्छे जीव हैं, अच्छे जीवाणु हैं, उनको भी वो जा कर के नष्ट कर देगी। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है। तो सर्दी जुकाम और फ्लू जब होता है तो प्रतिजैविक अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं, जीवाणु द्वारा नहीं होते हैं। और विषाणु द्वारा जो रोग होते हैं उनके विषाणु द्वारा होते हैं, और इनके टाइम पर जो प्रतिजैविक है वो ठीक से कार्य नहीं कर पाता। तो आपने देखा भी होगा, सर्दी जुकाम में अपन दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ लेने पर भी अपन ठीक नहीं होते हैं, जब ठीक होना होता है तभी होते हैं। तो सर्दी जुकाम या फ्लू जो है ये प्रतिजैविक प्रभावशाली इनमें नहीं होता है, क्योंकि यह रोग जो है विषाणु जनित है, जीवाणु जनित नहीं है। अगर जीवाणु जनित होते तो ये काम करता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्दी जुकाम के समय प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होता, तो आप आंसर क्या दोगे, क्योंकि ये विषाणु जनित है, जीवाणु जनित नहीं है। ठीक है, इसलिए ठीक नहीं होता, प्रभावशाली नहीं है। वैक्सीन या टीके की बात करते हैं। टीका आपने सुना होगा, अभी कोरोना का टीका भी आ रहा है। ठीक है। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। शिशुओं एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों का आपने सुना होगा, टीका लगाने जाते हैं, टीका लगवाते हैं। ठीक है। तो पोलियो का टीका होता है, मुंह से दिया जाता है, मुंह में जो 2 बूंद ज़िंदगी के होते हैं वो अपन लेने के लिए जाते हैं, कैंप लगते हैं तो। ठीक है। 0 से लेकर 5 साल तक के शिशु जो होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो आइए जानते हैं आगे टीके क्या होते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो होता है क्या, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पादन करता है। तो अपना शरीर क्या करेगा, प्रतिरक्षी का उत्पादन करेगा। ठीक है। तो होगा क्या, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में क्या प्रवेश कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव, मतलब दुश्मन देश में प्रवेश कर रहे हैं। तो रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए एक सेना चाहिए होगी। अब वो सेना क्या अपने शरीर में ऑलरेडी प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव अपने अंदर गए, मतलब दुश्मन जो है अंदर जा चुका है, अब अंदर क्या एक सेना है, वो सेना क्या है, प्रतिरक्षियों की सेना है। ठीक है। ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, उन रोग कारक सूक्ष्म जीवों से लड़ते हैं, उन्हें हराते हैं। ठीक है। और यदि अपना प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमज़ोर हो गया कि उनको नहीं हरा पा रहा है और उनसे लड़ नहीं पा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर की जो सेना है वो हार जाएगी, और वो सूक्ष्म जीव जो हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव, वो जीत जाएंगे और रोग आपको हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाते हो इस स्थिति में। शरीर को यह भी स्मरण रहता है
कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो प्रतिरक्षी जो होते हैं अपने शरीर में बन जाते हैं। अगर कोई नया रोग हमें हुआ तो उससे संबंधित रोग का जो प्रतिरक्षी है वो अपने शरीर में बन जाएंगे। और पुनः जब वही रोग सूक्ष्मजीव अपने शरीर में आएगा, तो अपने शरीर क्या पहले से तैयारी कर लेता है, एक बार हार गया दूसरी बार नहीं हारने वाला। दूसरी बार क्या करेगा, अपने अंदर की जो प्रतिरक्षियों की सेना है वो तैयारी कर लेगी और वैसे ही प्रतिरक्षी बनाएगी जो उनसे लड़ सके। और अगली बार जब वो आएंगे तो अगली बार आने पर जब प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए उसको पता रहता है। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगों को नष्ट कर देती है। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोगकारक सूक्ष्मजीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन जो होता है कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों में वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। और कोरोना भी इनमें से ही एक है, तो कोरोना भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, तो वैक्सीन के बारे में अपन ने जाना, तो आइए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप उसको शॉर्ट में समझेंगे। एडवर्ड जेनर चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो 1798 में इन्होंने क्या किया, चेचक के टीके की सबसे पहले खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो टीका था वो चेचक का आया था। और किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है आपको, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। तो पहला टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और काय का बनाया था, चेचक का बनाया था। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। तो अनेक प्रकार के जो टीके हैं वो बचपन में आपको लगे होंगे, आपको शायद पता नहीं हो, तो आप इनकी सूची तैयार कर सकते हो अपने मम्मी पापा से पूछ करके, तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल से उपलब्ध कराए होते हैं। तो आवश्यक टीके जो भी होते हैं पास के अस्पताल में लगा दिए जाते हैं बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। तो पोलियो के टीकाकरण के जो विज्ञापन होते हैं, पल्स पोलियो जो होता है उसके विज्ञापन आपने देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है। तो पोलियो ड्रॉप जो होती है मुंह के द्वारा दिया जाता है, ओरली इसको दिया जाता है। तो बच्चों को दिए जाने वाला एक टीका है जो कि उनको 2 बूंद जिंदगी के दिए जाते हैं। ठीक है, चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसमें परिणाम स्वरूप विश्व में अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। ठीक है, तो चेचक जो बहुत ही ज़्यादा एक टाइम पर फैल रहा था, बहुत ही गंभीर बीमारी थी, तो उससे बचने के लिए विश्वव्यापी अभियान चलाया गया। और आने वाले टाइम में परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया, चेचक खत्म हो गया। मतलब आजकल सूक्ष्मजीवों से टीकों का उत्पादन बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। ठीक है, तो आजकल क्या होता है, सूक्ष्मजीवों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिरक्षी वगैरह बनाए जा सकें और रोगों को बचाया जा सके। तो ठीक है, तो ये बात है। तो वैक्सीन के बारे में आपने आज पढ़ा, तो वैक्सीन के बारे में आप बता देता हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में कि वैक्सीन किस प्रकार से कार्य करता है। तो वैक्सीन जो है जब लगाया जाता है तो उस वैक्सीन क्या होता है ऐसे निष्क्रिय जीव होते हैं, मतलब मृत जीव होते हैं जिनको रोग कारक होते हैं वो, जैसे आपको कोरोना का वैक्सीन बनाना है। देखो प्रोसेस समझाता हूँ मैं। तो कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कोरोना के जो जीवाणु हैं, जो वायरस है, सॉरी जीवाणु नहीं वायरस होता है, तो वायरस जो है वायरस को लेंगे। और कैसे लेंगे, निष्क्रिय अवस्था में लेंगे, मृत अवस्था में लेंगे, और उसको बना करके वैक्सीन को, और वो जो मृत कोरोना उसके अंदर होता है उसको शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। जो भी रोगी व्यक्ति है उसके रोगी नहीं होता, और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब इसको प्रवेश करवाया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, शरीर को ऐसा लगता है जैसे कोरोना अपने शरीर में प्रवेश कर चुका है। अपने शरीर के अंदर जो प्रतिजैविक है वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो प्रतिजैविक को ऐसा लगता है कि कोरोना अपने शरीर में आ चुका है, अब अपन को इससे लड़ना होगा। और जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र ऐसे प्रतिजैविक बनाता है जो कि उससे लड़ सके, कोरोना से लड़ सके। तो कोरोना से लड़ने के लिए अब अपने अंदर प्रतिजैविक बन चुके हैं।
अब ये प्रतिजैविक क्या करेंगे, हेल्प करेंगे अपने को, ताकि आगे आने वाले टाइम पे हमें कोरोना ना हो। तो जब रियल में कोरोना के जो वायरस है वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगा कहीं से, अगर अपन किसी के संपर्क में आ गए और वहाँ से वायरस अपने अंदर जाता है, तो प्रतिरक्षी जो ऑलरेडी बन चुके हैं वो प्रतिरक्षी क्या करेंगे, उनसे लड़ेंगे और उसको नष्ट कर देंगे। पर अगर आपके शरीर में पहले प्रतिरक्षी ना बने होते हैं, आपको टीका ना लगा हो, जैसा कि अभी किसी के टीका लगा नहीं है क्योंकि बना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोरोना आपके शरीर के अंदर जाता है तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र हार सकता है और कोरोना नाम की बीमारी आपको हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या कर रही है सरकार, टीके बना रही है। और टीके क्यों बनाए जा रहे हैं, टीके इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि अगर कोरोना को मृत रूप में, आपके कोरोना वायरस जो है मृत रूप में, उसके वायरस को अगर आपके शरीर में प्रविष्ट करा दिया गया तो अंदर प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिवेट होगा और वो प्रतिरक्षी का निर्माण कर लेगा, जो कि अभी अपने अंदर नहीं है। अब ये प्रतिरक्षी एक बार बन गए तो फिर अपन आसानी से उससे लड़ सकते हैं, कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, और हमें कोरोना की बीमारी नहीं होगी। तो इसीलिए ये काम अभी चल रहा है। तो देख लो, आपको समझ में आ गया होगा, और इसको दोबारा सुन लो, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा जब दूसरा वीडियो में बनाऊंगा तो आपके आंसर्स उसमें दूंगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़ो, इसको समझो, और जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझे बताओ। ओके, तो आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच, बाय।